हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा लेक्चर 2 है आज, जिसके अंदर हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप देखना है सेमीकंडक्टर। जैसे आपने पहले पढ़ चुके हो कि बैंड गैप के अकॉर्डिंग हमने सेमीकंडक्टर से का देखा था। ठीक है, हमने इंसुलेटर देखा, कंडक्टर्स देखे थे, सेमीकंडक्टर देखे थे कि जिनका बैंड गैप बिल्कुल ही हमारा कम होता है, जो ओवरलैपिंग हमारे बैंड्स की भी हो जाती है, वो हमारे कंडक्टर्स थे, राइट। और जिनके बीच में पर्टिकुलर गैप आता है उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा वाला हाई जो एनर्जी बैंड गैप है वो नहीं, स्मॉल आता है आपका, ठीक है, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जिसके बीच में ज्यादा एनर्जी बैंड गैप आता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जितना ज्यादा गैप होएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो हमारा जो कंडक्टर्स है उसमें जा नहीं पाएंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हो जाते हैं, तो जो कंडक्शन का फिनोमिना वो कम हो जाता है। दैट्स वाई उन जो आपके मटेरियल है जिनके अंदर एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जिनका एनर्जी बैंड गैप बिल्कुल ओवरलैपिंग या फिक्स उसमें है, आपका कम है बिल्कुल ही, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो होता है उसको हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। अब हम इसके अंदर आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शो करना चाहती हूँ। पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप के लिए हमें क्या करना है बच्चे, हमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि हमारा किसी भी लेटेस्ट पॉइंट जो हमारे होंगे उनके अंदर मूव कर रहा है। दैट मीन्स हमने एक सॉलिड लिया हुआ है। सॉलिड आप सभी को पता है लेटेस्ट पॉइंट से मिलके बनता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को हम रिपीट करवाते हैं, जो कि बार बार पीरियोडिकली रिपीट करते हुए एक सॉलिड फॉर्म करता है, राइट। इसके अंदर हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन हम मूव करवाने वाले हैं इसके अंदर से, वो एक प्लेन वेव के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एक्सिस पे हम मूव करवा रहे हैं, जिसका फंक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी आप वेव कंसीडर करते हो, उसका जो वेव फंक्शन है आप उसको नॉर्मली जो लिखते हो वो लिखते हो e की पावर आइटा k डॉट आर, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो आर हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मुझे यहाँ पे एक ही डायरेक्शन के अंदर लेना है, वो भी मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ले रही हूँ, तो ये क्या है, यहाँ पे के क्या है, वेव वेक्टर है, और आर क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो गया। तो इन दोनों को अगर हम, क्योंकि के जो आपका वेव वेक्टर है उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, के एक्स आई कैप प्लस में के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को भी हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इनके बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज करना है और ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एंड जेड का कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये दो फैक्टर्स आएंगे। और इनके अंदर आई डॉट आई, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में है, तो आई डॉट आई, आई आई आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो आई तो एक यूनिट वेक्टर होता है ना,
1 इसकी वैल्यू होगी और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि वो 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू यहाँ पे बची वो एक्स के एक्स बच जाएगा। तो जो वेव फंक्शन है हमारा वो कितना आ जाएगा आपका, साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स एक्स। ठीक है, के एक्स डिनोट आपका ये वाला है, ठीक है, कि इसका पार्टीशन वेव वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन है आपका, और ये हो गया। अब ये तो वेव फंक्शन हो गया, लेकिन अगर जो प्लेन वेव है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए भी हमें एक फंक्शन की नीड होती है। उस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद द यू। तो हमने जो वेव फंक्शन लिया बेटा, एक ये फंक्शन लिया है, ठीक है। अब इस वेव फंक्शन के अंदर हमें क्या करनी है, इसके अंदर ये एक तो हमें यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि ये के पे डिपेंड है। अब जो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हमने मेंशन किया हुआ है, जो हमने कंसीडर किया हुआ है, हम उसकी एनर्जी और मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी और मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब हम मोमेंटम ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि मोमेंटम ऑपरेटर सिंगल किसके इक्वल होता है, आपका मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस में आइटा एच कट करली बाय करली एक्स। अगर हम ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में करेंगे तो वाई आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में करेंगे तो जेड आ जाएगा। इसको अगर माइनस आइटा नहीं लिखना चाहते तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से कंसिडर करके आइटा से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आइटा से इसको डिवाइड कर देंगे तो आइटा यहाँ पे चला जाएगा आपका, यानी कि एच कट बाय आइटा करली बाय करली एक्स, ये भी इसको लिखा जा सकता है। तो अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी चीज की निकाली जाती है, सपोज आपके पास ए ऑपरेटर है, तो इस ए ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, ओवर द होल स्पेस इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे साई का कॉन्जुगेट, जो भी वेव फंक्शन ले रखा है उसका कॉन्जुगेट करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे उस ऑपरेटर को प्लेस कर देंगे, साई फंक्शन एज इट इज। और जिस भी डायरेक्शन में आपने अगर पूरा पूरा ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओनली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकालना है तो एक्स के बिहाव पे निकालना है तो dx आ जाएगा, अपॉन में हमारा नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फंक्शन अगर गिवन है आपको कि फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वेव फंक्शन, ये वाला, ठीक है, हमें इसके रिगार्डिंग नहीं पता कि ये आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, इसीलिए मुझे साई का कॉन्जुगेट साई भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ये तो मैंने क्या बताया है आपको, किसी भी ऑपरेटर के ऊपर आपका ये कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अब किसका करना है, हमें इस मोमेंटम का करना है। तो मोमेंटम का करना है तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या आ जाना है, इस ए के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑपरेटर आ जाएगा। और इस पी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है, हम इसको प्लेस करेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें डिपेंडेंसी फैक्टर देखना है एनर्जी का, क्योंकि आपने इसमें एनर्जी और वेव वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। तो आपको एनर्जी का रिलेशन निकालना पड़ेगा पहली बात तो उसके ऊपर, ठीक है, वेव वेक्टर की फॉर्म में। तो आपको पता है कि ई किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m का, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, P की वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करोगे मोमेंटम ऑपरेटर की, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर पुट करोगे और फिर डिपेंडेंसी देखी जाएगी। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया है, इसको करिएगा आप, देखिए।
हमने इसके अंदर क्या किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के अंदर हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, जो कि हमारा किसी भी पीरियोडिक लैटिस में, परफेक्टली पीरियोडिक लैटिस में हमारा मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। उसका वेव फंक्शन हमने प्लेन वेव की फॉर्म में लिया है, जो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और के फैक्टर यहाँ पे जो है वो वेव वेक्टर हमने ले रखा है, जिसका जो वेव फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिनोटेड है। ठीक है, हमने इसके अंदर u को पता है, मैंने आपको बताया था, जो वेव फंक्शन है उसको पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करने के लिए, मॉड्यूलेटिंग वेव फंक्शन मैंने आपको बताया था उसके लिए। ठीक है, और इस टाइप के फंक्शन को हम ब्लॉच फंक्शंस भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एनर्जी और जो वेव कांस्टेंट आपका के है उसके रिगार्डिंग हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी के ऊपर कैसी होती है। अगर वो डिपेंडेंसी देखनी है तो के की मैंने अभी बताया था, ई से पहले पी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास साई के एक्स कितना हो गया आपका, यू ई की पावर जे के एक्स था। हमने इसके ऊपर यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एच कट और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जे के ही बच जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, के एक्स आगे आ जाएगा, यानी कि एच कट के एक्स बच जाएगा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एच कट के एक्स अपने पास आ गया, यानी कि जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है वो डिपेंड कर रहा है आपका के ऑपरेटर पे, यानी कि जो वेव वेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करूंगी तो एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m थी, यानी कि E क्या हो गया आपका, एच कट का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m है, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। अगर E के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये हमारे पास क्या होती है, पैराबोलिक इक्वेशन है। दैट मीन्स जो हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाले प्लॉटेड है, ये आपके सिंपल आपके बॉक्सेस फॉर्म में नहीं है, आपके पैराबोलिक शेप के अंदर होंगे। ठीक है, और ये वेव वेक्टर की पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, जिसके अंदर ये आपका डायरेक्ट बैंड गैप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप इंट्रिंसिक है। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बोला है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे बोला है कि यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी की, यानी कि वेव वेक्टर के फॉर्म में, अगर क्योंकि मोमेंटम वेव वेक्टर पे डिपेंड करता है, राइट, तो जिनका वैलेंस बैंड का आपका मैक्सिमम, कंडक्शन बैंड का मिनिमम अगर हमारा सेम वेव वेक्टर के ऊपर लाई करता है, दैट मीन सेम मोमेंटम के ऊपर लाई करता है, उस बैंड गैप को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर किसी भी उसमें कोई डिफेक्ट पर्टिकुलर आता है जिसकी वजह से उसके मोमेंटम के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइप के आपके बैंड्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ का जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसको डाउन स्टेट के अंदर आना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, तो उसको पहले कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करनी पड़ेगी वहां से, देन आफ्टर इट्स कम बैक टू द मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड। ओके, और इस केस के अंदर यहाँ पे सिर्फ हीट इजेक्ट होती है, फोटोन इजेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि इन ए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड occur at the same momentum value as the minimum energy of the conduction band, right? In a direct bandgap semiconductor, electron present at the minimum of the conduction band combined with the hole present at the maximum of the valence band while conserving momentum. That means momentum in the minimum of the conduction band and the maximum of the valence band is same momentum. Okay, the energy released due to the recombination is emitted in the form of the photon of light. That means when the electron transits from this to this level, there is a emission of the photon of light, which and due to this we can use these type of semiconductor as a LED, laser diodes, etc. ओके, और इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह हो गया, FgCdTe हो गया, इस टाइप के हम सेमीकंडक्टर्स के जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स का कहलाए जाते हैं। ठीक है, इनको हम पी टाइप या एन टाइप क्यों नहीं बोल रहे, गैलियम आर्सेनाइड को आप बता सकते हो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बोला, इंट्रिंसिक इसलिए बोला क्योंकि गैलियम पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है, दोनों के पी एन टाइप का, तो इसीलिए ये एक सेमीकंडक्टर है।
ठीक है, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है आपका, अब इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है आपका, यहाँ पे वैलेंस बैंड का जो है वो आपका मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड का मिनिमम डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं है, और जब हमारा एमिट होता है यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्टली उसको यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करवाना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोनोन एमिट होते हैं। फोनोन एक थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होता है, दैट मीन्स इट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ओके, और सिलिका और जर्मेनियम जो है वो इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस टॉपिक को आप कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।